नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई योगी सर में। और पिछले वीडियो में अपन ने व्याकरण का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें अपन ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति, फिर उसके बाद में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और फिर उसके बाद में अपन ने व्याकरण के बारे में देखा था। विद्यार्थियों, उसी क्रम में आज अपन आगे देखते हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है वर्णमाला। तो साथियों, वर्णमाला को शुरू करने से पहले मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हिंदी बाई योगी सर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और बात यह है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर आप इसको अपने साथियों तक पहुंचाएं। शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक अपना है वो है वर्णमाला। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहली ही बड़ी बात आती है वर्णमाला की परिभाषा। किसकी बात आती है विद्यार्थियों? वर्णमाला की परिभाषा की बात आती है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है कि पूर्व निर्धारित सुव्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पूर्व निर्धारित सुव्यवस्थित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित, यानी कि पूर्व निर्धारित वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होता है वो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, उसमें अपने कौन कौन से होते हैं। तो कहा ऐसा जाता है कि ये सुव्यवस्थित निर्धारित वर्णों का जो समूह है, तो बात करते हैं किसकी? वर्णों का समूह है। यानी कि अपन कह सकते हैं वर्णों का समूह, यानी कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। क्या है? कुल वर्ण कितने हैं। तो बात करते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं। तो सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, पहले वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी जाती थी, मगर अगस्त 2024 से वर्णमाला में वर्णों की संख्या में वृद्धि हो गई और वर्तमान में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 है। कितने हैं विद्यार्थियों? 53 हैं। तो बात करते हैं कि ये 53 वर्ण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है, वो आता है स्वर। कौन आता है विद्यार्थियों? स्वर आता है। और स्वर की संख्या कितनी मानी गई? 11। फिर उसके बाद में नंबर दो पे अपने पास में आते हैं और वो आते हैं व्यंजन। और व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। फिर इसके बाद में अपने पास नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे आते हैं अयोगवाह। क्या आते हैं? अयोगवाह। और बात करते हैं अयोगवाह की संख्या होती है 2। बात करते हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो ये अयोगवाह होते हैं अंग और अह। इन्हीं अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आगे देखें विद्यार्थियों, तो आगे की बात करें नंबर 4, और नंबर 4 पे बात आते हैं जिनको अपन बोलते हैं नुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? नुक्ताक्षर। बात आती है कि ये नुक्ताक्षर क्या होते हैं। तो नुक्ताक्षर की संख्या भी 2 होती है। ये होता है एक तो आपके पास में ड़ और एक आपके पास में होता है ढ। फिर इसके बाद में विद्यार्थी बात करें तो नंबर 5 पे आते हैं आपके पास में संयुक्ताक्षर। क्या आते हैं? संयुक्ताक्षर है। और इन्हीं संयुक्ताक्षर को अपन संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। और इस प्रकार इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 4। ये होते हैं कौन कौन से हैं? ये होता है एक क्षय, एक होता है ये त्रय, एक होता है जय और एक होता है आपका क्या? श्रय। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो बात करें तो ये 11 के साथ 33 के साथ 2 के साथ 2 और फिर 8 पे 4, इनकी संख्या मानी जाती है 52। मगर बात करते विद्यार्थियों 2024 में अपने पास एक 6 नंबर का एक और जुड़ा था, और 6 नंबर का जो अपने पास में जुड़ा है वो जुड़ा है जिसे बोलते हैं विशेष व्यंजन। क्या बोलते हैं? विशेष व्यंजन। और ये जो विशेष व्यंजन है, इस विशेष व्यंजन को क्या कहते, इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और इसे क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं लय।
क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? लय बोलते हैं। और कहा जाता है कि ये जो लय है ये कहीं न कहीं अपनी राजस्थानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा का, क्योंकि राजस्थानी भाषा में सबसे ज़्यादा लय शब्द का ग्रामीण परिवेश में प्रयुक्त होता है, तो कहीं न कहीं अपनी लय एक विशेष व्यंजन हो जाता है। और टोटल अगर इनका जोड़ किया जाए, टोटल किया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या 53 हो जाती है। तो विद्यार्थियों यानी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है अपने पास आई कि पूर्व निर्धारित सुव्यवस्थित वर्णों के समूह को अपन वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्णों की संख्या वर्तमान में 53 है। और 53 में सबसे पहला आपके स्वर की संख्या 11, फिर उसके बाद में व्यंजन की संख्या अपने पास 33, फिर उसके बाद में अयोगवा है, अयोगवा की संख्या 2, फिर उसके बाद में नुक्ताक्षर की संख्या आपके पास 2, फिर उसके बाद में संयुक्ताक्षर की संख्या आपके पास में कितनी है? 4। और उसके बाद में आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, उनकी संख्या 4। और फिर उसके बाद में अपने पास में आता है विशेष व्यंजन, जो क्या होता है? लय। इस प्रकार मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 33 व्यंजन अपने पास आते हैं, फिर 11 स्वर आते हैं, फिर 2 अयोगवा आते हैं, 2 नुक्ताक्षर आते हैं, 4 संयुक्ताक्षर और 1 विशेष व्यंजन। टोटल कितने हो जाते हैं? आपके पास टोटल 53 हो जाते हैं। तो इसी क्रम में अपन पढ़ते हैं। तो अपन आज का जो इसी के आगे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? अब वो रहेगा स्वर। तो विद्यार्थियों अपन स्वर को देखते हैं। तो मैं इनका स्वर को शुरू करता हूं। इससे पहले आप सब लोगों से पुनः एक बार आग्रह है कि हिंदी भाई योगी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। हाँ जी विद्यार्थी, अब देखते हैं और बात करते हैं अपन किसकी? बात करते हैं अपन स्वर की। तो बात आती है कि स्वर, तो सिंपल सी बात है, स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या अपने पास है 11। अब बात करते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की क्या पूछी जा रही है विद्यार्थियों? परिभाषा। और स्वर की परिभाषा की बात करें तो इसकी लंबी चौड़ी एक परिभाषा बनती है, और वो बनती है कि साहब अंतःकरण से निकलने वाली प्राण वायु मुख विवर के किसी भी अंग को बिना स्पर्श करते हुए एक ही स्पॉट में बाहर निकलती है, तो उस बाहर निकलते समय होने वाले उच्चरित ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा को याद रखने में थोड़ी परेशानी आ जाती है, तो इसी के लिए अपन इसकी एक आसान और सरल भाषा की परिभाषा है, और वो परिभाषा ये है साहब कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं साथियों? स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। अब बात करते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला स्वर आपके पास में आता है ए के बाद में आता है आ के बाद में आता है ई के बाद में आता है ई यानी कि बड़ी ई के बाद में आपके पास में आता है ऊ के बाद में आपके पास में आता है बड़ा ऊ के बाद में आपके पास में आता है री के बाद में ए के बाद में आई के बाद में ओ और ओ के बाद में औ। इस प्रकार आपके पास में कितने स्वर आ जाते हैं? 11 स्वर आ जाते हैं। कहते हैं कि इन 11 स्वर का जब व्यंजन के साथ संयुक्त होते हैं तो ये पूरे स्वर ने आकर के इनकी क्या लगती है? मात्राएं लगती है। तो बात आती है कि ये आपके पास में क्या आ गए? स्वर आ गए हैं। तो इसके बाद में आपको क्या मिलेगी? मात्राएं। बात करते हैं विद्यार्थियों मात्राओं की। तो कहा ऐसा जाता है कि साहब 11 स्वर होते हैं, मगर इन 11 स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 ही होती है। यानी कि आपका एक जो स्वर है ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती
होती है, यानी इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक स्वर में न्यूट्रल स्वर है जो सभी के साथ जुड़ता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब इसके बाद में मात्रा आती है, उसको कहते हैं आ की मात्रा, फिर इसको कहते हैं छोटी ई की मात्रा, इसको कहते हैं बड़ी ई की मात्रा, फिर इसको कहते हैं छोटा ऊ की मात्रा, इसको कहते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, फिर इसको कहते हैं री की मात्रा, इसको बोलते हैं ए की मात्रा, इसको बोलते हैं आई की मात्रा, इसको बोलते हैं ओ की मात्रा, और फिर इसको बोलते हैं औ की मात्रा। यानी बात आती है कि ये सारी जो 10 मात्राएं हैं, पहली बात आ जाती है कि ये मात्राएं क्या होती है। मात्राएं क्या होती है, तो सिंपल सी बात है कि साहब स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इस प्रकार कहते हैं कि साहब स्वर 11 होते हैं और स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो 10 होती है। अब बात करते हैं कि क्या स्वर यहीं खत्म हो जाते हैं? नहीं विद्यार्थियों, स्वर यहीं खत्म नहीं होते हैं। इसके आगे आता है और वो आता है कि साहब स्वर का वर्गीकरण। तो अगली बात आती है और वो आती है स्वर का वर्गीकरण। स्वर के वर्गीकरण की बात करें तो कहा ऐसा जाता है कि स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो स्वर को 5 भागों में विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया है। अब स्वर को कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित और वर्गीकृत किया गया है। तो ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है, और सबसे पहला आता है जिसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। इस उत्पत्ति के आधार पर स्वर को ही अपन क्या कह सकते हैं? इसको ही मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर भी कहते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 2 आता है जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर। जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर। फिर इसके बाद में जो तीसरा आता है, और वो तीसरा आता है वो आता है मुख्य आकृति के आधार पर। किसके आधार पर है? मुख्य आकृति के आधार पर स्वर। फिर इसके बाद में नंबर 4 आता है और वो आता है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर है। और फिर इसके बाद में अगला जो नंबर 5 आता है, और नंबर 5 आता है जिसका नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। इस प्रकार स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर स्वर, और फिर उसके बाद में दूसरा आता है जिसका नाम है कि जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर। इसके बाद में तीसरा आता है, उसे कहते हैं मुख्य आकृति के आधार पर स्वर। फिर इसके बाद में नंबर 4 आता है, उसको कहते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। और फिर उसके बाद में नंबर 5 पे जो आता है उसका नाम है, और वो क्या है आपका? वो है साहब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। इस प्रकार कितने हो गए? 5। बात करते हैं इसके बाद में कि अब इन 5 वर्गीकरण को बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से अपन जो सबसे पहले वाला स्वर पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे क्या? उत्पत्ति के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर है। तो लगाइए विद्यार्थियों, अगला हेडिंग नाम है उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर स्वर।
तो विद्यार्थियों देखते हैं, और वो है सबसे पहला वर्गीकरण। और पहले वर्गीकरण में अपन देखते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर स्वर। बात करते हैं उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर स्वर। तो बात करें उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन करें तो दो चीजें देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लें कौन से विषय में, अगर आपसे हिंदी विषय में पूछे तो इनके आधार पर, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी मान ली जाती है, 2 मान ली जाती है। मगर आपसे पूछ ले कि साहब संस्कृत के आधार पर, या इसी को अपन कह सकते हैं कि मूल स्वर की उत्पत्ति, और मूल स्वर की उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो कितने हो जाते हैं, 3। तो अपन विद्यार्थियों तीनों ही देख लेते हैं ताकि अपना हिंदी का भी आ जाता है और साथ साथ में संस्कृत का भी आ जाता है। बात करते हैं कि उत्पत्ति मात्रा के आधार पर 3 और 2 कैसे कैसे। तो सबसे पहला देखते हैं, नंबर 1 है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं आप कौन से, ऋस्व स्वर। क्या बोलते हैं, ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर के बाद में एक आता है जिसका नाम है, और उसका नाम है साहब दीर्घ स्वर। और फिर इसके बाद में नंबर 3 पे देखते हैं, और वो है आपका कौन सा, प्लुत स्वर। इस प्रकार इस प्लुत स्वर का सबसे ज्यादा प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, बाकी दोनों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि सर ऋस्व स्वर कितने होते हैं। सिंपल सी बात है, ऋस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, एक आपका ए होता है, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ, और साथ में री। अब बात करते हैं क्या इनका नाम ऋस्व स्वर ही है। देखिए विद्यार्थियों, इनके बहुत सारे और भी क्या है, उपनाम हैं। और बात करते हैं कि इसके उपनाम कह लीजिए या इसके अन्य नाम की बात करें तो इन्हीं ऋस्व स्वर को लघु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं। इन्हीं को छोटे स्वर भी कहते हैं, छोटे स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को रूढ़ स्वर भी कहते हैं, रूढ़ स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। यानी कि इसके ऋस्व स्वर के क्या नाम होंगे, लघु स्वर, छोटे स्वर, रूढ़ स्वर और मूल स्वर। इसी के साथ साथ इनको ये भी कहते हैं एकमात्री स्वर। क्या कहते हैं, एकमात्री स्वर है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। 4 कौन कौन से, 4 हैं साहब। सबसे पहला ए, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर री। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो कहा जाता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या मानी जाती है, जो 11 स्वर में से अपने 4 निकल गए तो 7 मानी जाती है। बात करते हैं कि दीर्घ स्वर 7 कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं साहब आपके पास आ के बाद में बड़ी ई के बाद में बड़ा ऊ के बाद में ए के बाद में आई के बाद में ओ, और ओ के बाद में औ। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि दीर्घ स्वर है। इन दीर्घ स्वरों को फिर 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। कितने भागों में बांट दिए जाते हैं, 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। 2 भाग कौन कौन से, इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर और विषम जातीय स्वर। जातीय स्वर, इनको 2 भागों में बांट दिया जाते हैं। इन्हीं को अपन संधि स्वर भी बोलते हैं, संधि स्वर। और इनको बोलते हैं अपन संयुक्त या मिश्रित स्वर। अब बात आती है कि इनका निर्माण कैसे कैसे होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके पास में एक आ रहा है आ, एक आ रहा है बड़ी ई, एक आ रहा है बड़ा ऊ, एक आ रहा है ए, एक आ रहा है आए, एक आ रहा है
ओ और एक आ रहा है औ। इन सब का निर्माण कैसे होता है? इन सबको मिलाकर के इन सबको अपन दीर्घ स्वर या द्विमात्री स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों? द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। किनको? इन्हीं संधि स्वर या संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वरों को। अब इनका आ कैसे बनता है? आ बनता है ए धन ए बराबर आ बन जाता है। ये बनता है ई धन ई बराबर बड़ी ई बन जाता है। फिर ये बनता है और ये बनता है उ धन है उ बराबर बड़ा उ बनता है। फिर इसके बाद में बनता है कि साहब ए धन ई छोटी हो चाहे बड़ी हो ए बनता है। आई की बात करें तो ए धन ए बराबर आई बनता है। ओ की बात करें तो क्या होता है कि ए धन उ छोटा हो चाहे बड़ा हो क्या बनता है? ओ बनता है। और औ की बात करें तो ए धन ओ बराबर औ बनता है। इस प्रकार आपके दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो कहा जाता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादातर संगीत में टेर के रूप में लिया जाता है। संगीत में टेर के रूप में लिया जाता है और इसे त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। और इसका क्या होता है? ये होता है जैसे आपके पास एक वर्ण आता है और वो आता है अपने पास में क्या? ओम। क्या होता है? ओ। ये जो लंबा खींचते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इस प्रकार आपका क्या हो जाता है? इस प्रकार आपका उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर क्या आ जाता है विद्यार्थियों? स्वर का वर्गीकरण हो जाता है। और उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर सामान्यतः हिंदी में दो माने जाते हैं मगर मूल रूप से इसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है जिसका नाम है ऋस्व स्वर। बात करते हैं ऋस्व स्वर की। तो ऋस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ऋस्व स्वर की संख्या विद्यार्थियों 4 होती है। ए होता है, छोटी ई होती है, छोटा उ होता है और उसके साथ साथ में री होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन एकमात्री स्वर भी कह सकते हैं या फिर इनके और भी उपनाम होते हैं। उपनाम में आप देखते हैं आता है क्या? लघु स्वर, छोटे स्वर, रूट स्वर, मूल स्वर या एकमात्री स्वर। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है और वो है आपके पास में क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को अपन द्विमात्री स्वर भी कह सकते हैं या इन्हीं को गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं। और बात करते हैं कि गुरु स्वर है। गुरु स्वर का मतलब ये बड़े स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बड़े स्वर भी कहलाते हैं। और इन्हीं गुरु स्वरों को द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। और इन्हीं गुरु स्वर या द्विमात्री स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है जिसे अपन सहजातीय स्वर कह सकते हैं या विषम जातीय स्वर कहते हैं। सहजातीय स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं और विषम जातीय स्वरों को संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। सहजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के स्वर आकर मिलते हैं तो सहजातीय स्वर कहलाते हैं और अलग अलग जाति के स्वर आके मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विजातीय या संयुक्त मिश्रित स्वर कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपके पास में कौन सा? प्लुत स्वर। बात करें प्लुत स्वर की, इसका प्रयोग संस्कृत में सर्वाधिक होता है या फिर हिंदी में या संगीत के क्षेत्र में किसी चीज को लंबा खींचते हैं उसे टेर कहा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। वो अपने किस में होता है? जैसे ओम में उच्चारण करते हैं ओम। तो ये कौन सा स्वर हो गया? ये हो गया आपके प्लुत स्वर। इस प्रकार ये अपना पहला वर्गीकरण हो गया और पहले वर्गीकरण का नाम क्या रहा? उत्पत्ति व मात्रा के आधार पर स्वर। अब इसके बाद में अपन आगे का देखते हैं और देखते हैं दूसरा वर्गीकरण। दूसरे वर्गीकरण का नाम है और वो है आपका
जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर, क्या नाम है? जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर। तो आप सब लोग हेडिंग लगाइए, जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर। तब तक मैं इनको मिटा देता हूं। तो विद्यार्थियों, दूसरा जो अपना वर्गीकरण आता है वो आता है जिह्वा जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। क्या आएगा विद्यार्थियों? जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि ये अपना कौन सा वर्गीकरण है? दूसरा वर्गीकरण है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है जिसे बोलते हैं अग्रस्वर। फिर उसके बाद में दूसरा आता है जिसे बोलते हैं मध्य स्वर, और फिर इसके बाद में तीसरा आता है उसे बोलते हैं पश्चय स्वर। क्या आता है विद्यार्थियों? पश्चय स्वर। इस प्रकार जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। अब विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें री का प्रयोग नहीं होता है या नगण्य माना जाएगा, और उसकी जगह किसका माना जाएगा? उसकी जगह आपके पास में ज्यादातर 10 ही स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं। इन तीनों को समझने के लिए अपन एक छोटे से डायग्राम का प्रयोग करेंगे या एक चित्र का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन देखते हैं कि ये एक संरचना है, और इस संरचना की अपन बात करें तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए? अपनी जिह्वा मान लीजिए। क्या मान लीजिए विद्यार्थियों? अपनी जिह्वा मान लीजिए। बात करते हैं कि अपनी जिह्वा, और अपनी जिह्वा के कितने भाग हो गए? 3 भाग। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। इस वाले भाग को अपन कहेंगे अग्रभाग। क्या कहेंगे? अग्रभाग। और फिर उसके बाद में दूसरा जो अपना रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? मध्य भाग। दूसरा जो अपना रहेगा विद्यार्थियों वो क्या रहेगा? मध्य भाग। और फिर तीसरा रहेगा उसको बोलते हैं पश्चय भाग। क्या बोलते हैं? पश्चय भाग। यानी कि सिंपल सी बात यह आती है, या साधारणतया सामान्य बात यह है कि जिह्वा के जिस भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है, जिह्वा के जिस भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? उच्चारण स्थल के आधार पर। ये जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर कहते हैं। अब बात करें कि कौन सा भाग से या कौन से भाग से कौन से स्वर का क्या होता है? उच्चारण होता है या उत्पत्ति होती है। तो बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दे रखी है, और उसे मैं कहता हूं क्या? राजदूत ट्रिक। क्या कहता हूं विद्यार्थी? राजदूत ट्रिक। ये राजदूत ट्रिक क्या होती है? तो देखना, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में एक मोटरसाइकिल हुआ करते थे जिसका नाम था राजदूत, और उस राजदूत की एक विशेषता होती थी कि उसमें एक ही पेडल से
पीछे किया तो किक बन जाती थी। जैसे ये पेडल है, इस पेडल को पीछे किया तो किक बन गई, इसको उठा करके फिर इधर आगे की तरफ किया तो ये क्या बन गया, गियर पेडल बन जाता है। और इस गियर पेडल की विशेषता होती है कि साहब इसमें जो गियर सिस्टम होता है, इसका पहला गियर नीचे लगता है, फिर इसके बाकी गियर ऊपर लगते हैं। इस प्रकार इसकी प्रक्रिया चलती है। और जो बीच में होता है सेंट्रल में, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई गियर काम नहीं करता है। यही बात अपन कहाँ देखते हैं, अपने इन उच्चा उत्पत्ति स्थल को देख लेते हैं और इन्हीं उत्पत्ति स्थल के आधार पर समझ में आ जाएगा। यानी कि बीच में ये इधर पहला भाग, ये इधर दूसरा भाग, ये बीच वाला मध्य का भाग है, ये क्या है, न्यूट्रल। तो सिंपल सी बात आती है, अपन ने जब मात्राएं पढ़ी थी और मात्राएं पढ़ी थी, अपन ने देखा था कि 11 स्वर होते हैं, मगर मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 ही होती है। यानी कि एक ऐसा स्वर था जिसकी मात्रा न्यूट्रल थी। तो बात करते हैं कि बीच में, यहाँ बीच में क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ भी बीच में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा, यानी कि ए आ जाता है। अब मोटरसाइकिल में एक बार गियर लगने के बाद बार बार न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी मत लिखिए। अब विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप वो लेके चला रहे हैं। आपने न्यूट्रल में गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद में आपने क्या किया साहब, पहला गियर लगाया, यानी कि पहला गियर लगाया, पहला गियर लगाया, नीचे आए तो ए के बाद में क्या आ गया, आ गया, क्या आ गया, आ गया। इसके बाद में आपने गाड़ी बढ़ाई तो दूसरा गियर लगाया, न्यूट्रल होती नहीं है, आ के बाद में क्या आ गया, ई और ई आ गया। जैसे ही आपने ई और ई लगाया, गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी, अचानक कोई सामने आ गया, आपने ब्रेक लगाए, फिर गियर डाउन किया तो पहले में आ गए, ई के बाद में कहाँ आ गए, ऊ में आ गए। फिर इसके बाद में गाड़ी को आपने तेज किया तो कहाँ आ गए, ए आई में आ गए। फिर आप गए, आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचे और गाड़ी रोकी तो आपने गियर डाउन किए, तो आपके क्या हो गए, ओ और औ हो गए। इस प्रकार आपके क्या हो गए, जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हो जाता है। पहला आता है अग्र स्वर, यानी कि जिह्वा के आगे वाले भाग से ई और ई का उच्चारण किया जाता है और ए का उच्चारण किया जाता है। मध्य भाग की बात करें तो सिर्फ ए का उच्चारण किया जाता है और पश्चिम भाग की बात करें तो क्या आ जाता है, आपके पास में आ जाता है, आपके पास में ऊ आ जाते हैं और आपके पास में ओ और औ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ओ और औ आ जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों बात करें तो ये आपका मध्य हो गया और फिर इसके बाद में ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका मध्य हो गया और ये आपका अग्रभाग हो गया। इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं, जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर है स्वर का वर्गीकरण आ जाता है। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला क्या है, अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, ई ए आई। दूसरा क्या आता है, मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन आता है, ए आता है। फिर तीसरा क्या आता है, पश्चिम स्वर। और पश्चिम स्वर में कौन आता है, आ उ ओ औ आ जाते हैं। इस प्रकार ये आपका कौन सा वर्गीकरण हो गया, दूसरा वर्गीकरण हो गया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों तीसरे वर्गीकरण की। तीसरा वर्गीकरण अपना क्या था, तीसरा वर्गीकरण था आपका मुख्य आकृति के आधार पर स्वर है। किसके आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर है। देखिए विद्यार्थियों, आज स्वर पूरे करेंगे इसलिए थोड़ा संयम रखिए और कंटेंट को पढ़ते जाइए, मजा आएगा पढ़ने में और एक ही बार में स्वर आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। अगर आपको स्वर कंठस्थ याद करना है तो आपको क्या करना होगा, हिंदी भाई योगी सर के यूट्यूब चैनल को अपने साथियों तक पहुंचाना होगा और उनको बताना होगा कि हिंदी की बहुत ही सुंदर और अच्छी क्लासें बहुत सरल और आसान भाषा में मिलने वाली है और वो आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हिंदी भाई योगी सर पे। और उसमें आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को आप क्या करें साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए कि मैटर आपको कैसा लगा या जो बताया जा रहा है वो कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी बताइए कि हमें और क्या सुधार करने होंगे। तो विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तीसरा वर्गीकरण, और वर्गीकरण का नाम है मुख्य आकृति के आधार पर स्वर।
तो विद्यार्थियों तीसरा वर्गीकरण है और वो है मुख्य आकृति के आधार पर स्वर। वर्गीकरण नंबर 3 है मुख्य आकृति के आधार पर स्वर। और बात करते हैं कि मुख्य आकृति के आधार पर स्वर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया विद्यार्थियों? 4 भागों में विभाजित किया गया है। बात करते हैं कि 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भाग की बात करें और वो है आपके पास में सबसे पहला है समवृत स्वर। सबसे पहला है समवृत स्वर। समवृत स्वर के बाद में आपके पास में आता है और दूसरा आता है अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है और वो आता है विवृत स्वर। फिर उसके बाद में चौथा आता है जिसे बोलते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर। इस प्रकार कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में बांट दिया गया है। अब बात आती है कि साहब ये जो अर्ध समवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, विवृत स्वर है, समवृत स्वर है, होते क्या है? इनकी आसान भाषा में समवृत स्वर का मतलब होता है मुंह है बंद जैसा होता है। अर्थात जब अपने स्वर का उच्चारण करते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि उस स्वर के उच्चारण करते समय मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर दूसरे का अर्थ होता है अर्ध समवृत का मतलब होता है आधा मुंह। आधा मुंह क्या होता है साहब? बंद होता है, यानी आधा मुंह बंद रहता है। विवृत स्वर का मतलब है कि स्वर के उच्चारण के समय मुंह क्या हो जाता है साहब? पूरा खुल जाता है। खुल जाता है, मुंह क्या हो जाता है? पूरा खुल जाता है। और फिर इसके बाद में अर्ध विवृत स्वर का मतलब है आधा मुंह खुलता है। क्या होता है? आधा मुंह खुलता है। क्या होता है? आधा मुंह खुलता है। इस प्रकार इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग होता है जिसका नाम है समवृत स्वर, दूसरे भाग जिसका नाम अर्ध समवृत स्वर, तीसरा होता है जिसका नाम है विवृत स्वर और चौथा होता है जिसका नाम है अर्ध विवृत स्वर है। बात करते हैं विद्यार्थियों सबसे पहले कि आखिरकार इनमें आते कौन कौन से हैं। अपन वर्गीकरण देखते हैं तो सबसे पहली बड़ी बात है, सबसे पहली बड़ी बात इसमें देखते हैं कि उस स्वर को अपन सबसे पहले लेंगे जिस स्वर में मुंह क्या खुलता है? पूरा खुलता है। और आपने देखा होगा जब आप कभी बीमार हो जाते हो या कभी सर्दी जुकाम हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जाते हैं आपको कहते हैं कि एक बार मुंह खोलो, और जब मुंह खोलते हैं तो वो क्या बोलने के लिए बोलते हैं? वो बोलते हैं आ बोलो। क्या बोलो? आ बोलो। यानी कि आ का उच्चारण अपन कहाँ करते हैं? मुंह खोलने के लिए, यानी आ होता है विवृत स्वर। और एक बार आ खोलते हैं तो मुंह इतना खुल जाता है कि और चीजें भी दिख जाती है। और बार बार आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो इसका मतलब है इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है। यानी कि विवृत स्वर सिर्फ एक होता है और वो क्या होता है? आ। फिर उसके बाद में उसी का छोटा भाई क्या आ जाएगा? अर्ध विवृत स्वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? अर्ध विवृत स्वर आ जाएगा। जैसे ही आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि बीमारी गंभीर है, क्या करना पड़ेगा? सुई लगानी पड़ेगी, यानी कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और जैसे इंजेक्शन का नंबर आता है अपन ऊहू करने लग जाते हैं। अब ऊहू करते हैं तो मुंह बंद जैसा नजर आता है, तो क्या आ जाता है? समवृत। और इसमें क्या आता है? ई ऊ, यानी कि ई और ऊ किस में आते हैं? समवृत स्वर में आते हैं। ई ऊ का प्रयोग करते हैं तो मुंह बंद जैसे नजर आते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं? समवृत स्वर में। अब बात आती है किस फिर? अर्ध समवृत स्वर, यानी आधा मुंह बंद किस में होता है? आपका आधा मुंह बंद होता है साहब, एक उच्चारण होता है आपका क्या? वो होता है ए में, और एक उच्चारण होता है ओ में। आपका मुंह क्या होता है?
आधा होता है, यानी इनको आधा बंद होता है, यानी कि इनको क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। और अर्ध विवृत की बात करें तो इसमें इन्हीं के बड़े वाले यानी ए और औ, इन दोनों का प्रयोग किसमें हो जाता है, ये हो जाता है अर्ध विवृत स्वर में। इस प्रकार स्वर का तीसरा वर्गीकरण, और तीसरा वर्गीकरण क्या है, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर है। और मुख्य आकृति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में आपका क्या आता है, ई और उ आते हैं। दूसरा आता है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर में आपके पास में क्या आता है, ए और ओ आता है। फिर उसके बाद में तीसरा आता है आपके पास विवृत स्वर, इसमें एक स्वर आता है, वो होता है आ। और फिर उसके बाद में अर्ध समृद्ध की बात करें तो कितने आते हैं, 3, ए, आए, औ। बहुत सारी जगह अपन देखते हैं कि साहब री होता है, उसको भी किसी में रखा जाता है, इसी में रखा जाता है। अब बात करते हैं अगले वर्गीकरण की। अगले वर्गीकरण का नाम है, और वो है साहब ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। कौन सा स्वर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर है। बात करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर की, तो आप ओष्ठ आकृति के आधार का स्वर का हेडिंग लगाओ, तब तक मैं इनको इरेज कर देता हूं। तो विद्यार्थियों, चौथा जो वर्गीकरण अपने पास है, और वो है किसके आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर स्वर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। बात करते हैं कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है वर्तुल स्वर, है, और दूसरा होता है अवर्तुल स्वर। अब बात करते हैं कि साहब वर्तुल स्वर कौन कौन से होते हैं और अवर्तुल स्वर कौन कौन से होते हैं। सिंपल सी बात है, वर्तुल स्वर का अर्थ होता है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। यानी होठों की या ओष्ठ की आकृति कैसे होती है, वृत्ताकार होती है, यानी कि गोल होती है। अब इसको याद रखने के लिए विद्यार्थियों, आपने एक वो सुना होगा पहले कि साहब मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी पापा का पैसा गोल गोल, और सोनू की मम्मी गोल गोल। तो कौन आ गया, सोनू। एक शब्द आता है सोनू, और कहते हैं कि सोनू में 2 मात्राएं लगती हैं। एक तो लग रहा है आपका ओ, और एक मात्रा लग रही है ऊ की मात्रा। यानी कि इनसे संबंधित जितने भी शब्द आपके पूर्ण वर्ण कौन कौन से, ओ, औ और ऊ और ऊ, ये क्या होते हैं साहब, ये वर्तुल स्वर होते हैं। इसके बाद में जितने भी स्वर बचते हैं वो कौन से हो जाते हैं, अवर्तुल स्वर हो जाते हैं। अवर्तुल में कौन आ गया, आपका ए आ गया, आपका आ गया, आपका ई आ गया, आपका बड़ी ई आ गया, आपका री आ गया, आपका ए आ गया, और आपका आई आ गया। इस प्रकार आपके क्या हुए, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हैं। और ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर वो कौन कौन से हैं, वो है साहब पहला वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर की संख्या 4 होती है, जिसमें ओ, औ, ऊ होते हैं। और ऐसे ही कौन आ जाते हैं, बात करते हैं ए वर्तुल में ए आ, ई री, ए आई होते हैं। इसके बाद में 5वां और अंतिम जो स्वर का वर्गीकरण है, और वो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर है। किसके आधार पर विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर है। तो एक बार आप इनको देखिए, अपन लिखते हैं अगला, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर है।
तो अगला हेडिंग है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। बात करते हैं अगला पांचवा और अंतिम वर्गीकरण, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। किसके आधार पर स्वर है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर है। और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं। इनको जानने से पहले अपन एक छोटा सा चित्र देख लेते हैं, और वो चित्र है, देखना आप, इस प्रकार का एक चित्र अपने देखते हैं। ये एक अपने पास चित्र देखते हैं इस प्रकार से, और अपन देखते हैं ये वाला, और ये मानव श्वसन तंत्र में एक चित्र बनता है, उसी के जैसा लगने वाला एक चित्र है। अब बात करते हैं कि ये इसमें किस प्रकार से क्या होता है, बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, जब भी अपने किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं या तो अपनी क्या करती है, फेफड़ों से अपनी प्राणवायु निकल के आती है। प्राणवायु निकलती है, सबसे पहले इस वाले भाग से टकराती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कंठ। फिर इसके बाद में ये ऊपर जाती है और यहाँ इस वाले भाग से टकराती है, दूसरे भाग को अपन क्या बोलते हैं? तालु। क्या बोलते हैं? तालु। फिर इसके बाद में इधर आती है, तो ये यहाँ आके टकराती है, ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग होता है। ये वाला भाग जिसे अपन कहते हैं, जहाँ पर अपनी क्या रहती है? दांत की जड़ होती है, और उस दांत की जड़ वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? मसूड़े। क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। मगर इसको अपन उच्चारण स्थान में पढ़ते समय मसूड़ा न लिखकर क्या लिखते हैं? मूर्धा लिखते हैं। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? मूर्धा लिखते हैं। और इसके बाद में, मूर्धा के बाद में अपन ने क्या होते हैं कि दंत्य स्वर नहीं होते हैं, तो मूर्धा के बाद में आपके पास में क्या आ जाता है? एक आता है ओष्ठ, और ओष्ठ यानी कि होठ आ जाते हैं, और उसके बाद में आपकी प्राणवायु बाहर आ जाती है। जो होठ आते हैं इन्हीं को लेकर अपन क्या होते हैं? ओष्ठ कहते हैं। यानी कि ये कितने हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आप कहोगे साहब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को कितने भागों में? साथियों यहाँ 5 नहीं 6 भाग होते हैं। सॉरी, कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब ये 6 भाग कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। 5वां तो उच्चारण अपना वर्गीकरण है स्वर का, और इसके भाग कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहला वाला क्या है? कंठ। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि साहब सबसे पहला वाला भाग क्या है? कंठ है। यानी कि नंबर 1 पे आपको क्या मिलेंगे? नंबर 1 पे मिलेंगे कंठीय स्वर। क्या मिलेगा? कंठीय स्वर। फिर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पर कहा गया तालु, यानी आपके स्वर बनेंगे तालव्य स्वर। फिर नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 क्या है? मूर्धा है, तो अपने क्या बनेगा? मूर्धन्य स्वर। क्या बनेगा विद्यार्थी? मूर्धन्य स्वर। फिर नंबर 4 पे अपना क्या बनता है? नंबर 4 पे बनता है, और वो बनता है अपने ओष्ठ्य स्वर। और ओष्ठ्य स्वर के बाद में नंबर 5। अब देखना, नंबर 5 को अपन थोड़ा आगे देखते हैं, इससे पहले इनको देखते हैं। कंठ्य स्वर की बात करते हैं, तो देखना, जब ए और आ का उच्चारण करते हैं तो कंपन कंठ में होता है, इसलिए कंठ्य स्वर में कौन आ जाते हैं? ए और आ। तालव्य स्वर की बात करते हैं, तालव्य स्वर में आते हैं अपने ई और बड़ी ई। फिर बात करते हैं मूर्धन्य स्वर की, तो मूर्धन्य स्वर में अपने पास में कौन होता है? मूर्धन्य स्वर में अपने पास में आता है विद्यार्थियों, और वो आता है री। री के बाद में अगला जो आता है आपके ओष्ठ्य स्वर, इसमें आते हैं आपके पास में, और वो आते हैं उ और उ। अब आप कहोगे कि सर ये तो 7 ही हुए,
स्वर की संख्या तो 11 है, बाकी कहाँ गए? बाकी नंबर 5 और 6 में आते हैं। तो इनको जानने के लिए विद्यार्थियों अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और वो पढ़ा था कि एक अपने पास में ए है, एक अपने पास में आई है, एक ओ है और एक औ है। अपन ने देखा था कि साहब इस ए का निर्माण किससे होता है और आई का निर्माण किससे होता है। तो अपन ने पढ़ा था ए का निर्माण ए धन ई ओब्लिक ई से होता है। यहीं से उच्चारण स्थान निकलेगा विद्यार्थियों। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नंबर 5 में आता है, वो आता है कंठ तालव्य स्वर। क्या आता है? कंठ तालव्य स्वर है। और कंठ तालव्य स्वर कौन होंगे? ये दोनों ही कंठ तालव्य में आते हैं। तो ये आ जाएगा ए और आई। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? ए और आई आ जाएगा। आप एक बार इनको देखिए, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। यानी कि आपके पास क्या आ गए? कंठ तालव्य स्वर। फिर इसके बाद में बात करते हैं ओ के निर्माण की। ओ का निर्माण होता है ए धन उ ओब्लिक बड़ा ऊ। यानी कि ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। दोनों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो नंबर 6 आपके पास बन के आता है, और ये आता है साहब कंठोष्ठ्य स्वर। क्या आता है? कंठोष्ठ्य स्वर। और बात करते हैं कि कंठोष्ठ्य स्वर में कौन कौन आते हैं। एक आता है आपके पास में ओ और एक आता है आपके पास में औ। इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और कौन कौन से? सबसे पहला है कंठ्य स्वर, दूसरा तालव्य स्वर, तीसरा मूर्धन्य स्वर, चौथा ओष्ठ्य स्वर, पांचवा कंठ तालव्य स्वर और छठा कंठोष्ठ्य स्वर। इस प्रकार अपने स्वर के जो 5 वर्गीकरण हैं वो पूरे हुए। पहला वर्गीकरण अपने पढ़ा था आज, सबसे पहले अपने पढ़ा था, और वो पढ़ा था उच्चारण स्थान या मात्रा के आधार पर स्वर। और उच्चारण स्थान और मात्रा के आधार पर अपन ने देखा था कि स्वर की जो विभाजन किया गया वो 3 भागों में किया गया था। फिर उसके बाद में दूसरा अपन ने देखा था, और दूसरा देखा था जिसका नाम था वो था मुख्य आकृति के आधार पर स्वर, और उनको अपन ने 4 भागों में बांटा था। फिर तीसरा अपन ने देखा था, और वो देखा था ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर है, और वो थे कितने? वो आपके पास थे 2। फिर एक बीच में अपन ने देखा था जिह्वा के उत्पत्ति स्थल के आधार पर स्वर है, और उनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। फिर इसके बाद में नंबर 5 अभी देखा था, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर है, और इनकी संख्या कितनी हुई? 6। इस प्रकार विद्यार्थियों स्वर का वर्गीकरण पूरा हुआ। कल का अपना टॉपिक रहेगा, और वो रहेगा आपका कौन सा? वो रहेगा व्यंजन। तो स्वर के वर्गीकरण में अपन ने देखा कि 5, सबसे पहले अपने परिभाषा देखी, फिर वर्गीकरण देखा, वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। तो विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने जो ये पढ़ा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रही, जिसमें और क्या सुधार कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।